दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मेवाड़ के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों के बिना यह इतिहास अधूरा लगता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो आने वाले दौर की पीढ़ियां हैं, इन सभी के लिए भी इतिहासकार की बेहद ज़रूरत है। हम राष्ट्र न्यूज़ पर लगातार मेवाड़ की बात में वे सभी कंटेंट आपसे रूबरू करवा रहे हैं। मेवाड़ की इस इतिहास की बातें इसमें की जाती हैं। आज हमारे साथ में जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कमल जिनार साहब, जो कि हाल ही में राजकीय महाविद्यालय निम्बाड़ा से रिटायर हुए हैं। सर, राष्ट्र न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मेवाड़ की बात में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनको महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेवाड़ के इतिहास को आप कैसे देखते हैं, और जब यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा का अटैचमेंट होता है तो ये सब कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि विश्व के अनेक सभ्यताओं और संस्कृति का इतिहास निश्चित तौर पर अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ है। और दूसरा ये है कि यहाँ ऐसे राणा और महाराणा हुए हैं जिन्होंने त्याग, बलिदान और संघर्ष के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो केवल और केवल मेवाड़ में ही देखने को मिलते हैं। हम बात करें महाराणा कुंभा की, जिन्होंने मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष किया और चित्तौड़ जैसे महान दुर्ग पर विजय पताका फहराते हुए उस स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। खासकर हम महाराणा प्रताप के विभिन्न स्थलों को देखते हैं जिन्हें शक्ति और भक्ति और कर्म के रूप में भी जाना जाता है, तो इन पर किस तरह की स्टडी रही है सर आपकी खासकर, और इनके इतिहास को आप कैसे देखते हैं? मेवाड़ के अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, चाहे वो दिवेर का युद्ध हो, चाहे हल्दीघाटी का युद्ध हो, चाहे चित्तौड़ का हो, चाहे वह कुंभलगढ़ का दुर्ग हो। और तो यहाँ लगभग वैसे तो कहते हैं कि यहाँ के कंकर में जगह जगह पर ऐसे इतिहास भरे हुए हैं, क्योंकि ये संघर्ष केवल यहाँ के महाराणाओं का केंद्रीय सत्ता के साथ संघर्ष हुआ हो वो वहीं तक नहीं है, या महाराणा प्रताप के समय या दूसरे महाराणाओं के समय अन्य रियासतों के साथ, जैसा अभी मैंने जिक्र किया गुजरात का और मालवा का, जी राजस्थान की और भी रियासतें हैं, उनके साथ संघर्ष हुआ हो ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ जितने ज़मींदार थे, जागीरदार थे, जिनको हम उमराव कहते हैं, प्रथम श्रेणी के जागीरदार, द्वितीय श्रेणी के जागीरदार, तृतीय श्रेणी के जागीरदार, यहाँ तक कि जो घरासिया और भील सरदार थे, उनके आपसी संघर्ष, उनके महाराणाओं के संघर्ष के साथ उनका सहयोग देना, साथ देना, सानिध्य देना, वो इतने उदाहरण हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि कण कण में त्याग और तपस्या और बलिदान और संघर्ष की कहानी भरी हुई है। जी, अब सर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और कर्मस्थली की बात आ रही है, और यहाँ का युद्ध जो लड़ा गया वो अपने आप में देश भर के लिए एक अहमियत रखता है, और मेवाड़ को तो अजय कहा जाता है। तो हम महाराणा प्रताप के इस कर्म और जन्मस्थली की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम युद्ध की बात करेंगे, लेकिन वो जो मिट्टी है उस मिट्टी को आज भी तिलक लगाकर लोग इस उत्सव को मनाते हैं, इस जयंती को मनाते हैं। वो मिट्टी उनके लिए सब कुछ है, आन बान शान के तौर पे भी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हल्दीघाटी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और थर्मोपोली का युद्ध जो यूरोप में जितना प्रसिद्ध रहा उतना ही प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध है। और यहाँ तक कि न केवल हमारे देश के इतिहासकारों ने बल्कि यूरोपियन इतिहासकारों ने हल्दीघाटी को थर्मोपल्ली के युद्ध के समान माना है। यहाँ के महाराणाओं को मुगल दरबार में एक मनसबदार की हैसियत से बिठाना चाहते थे, वो महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त, देशभक्त व्यक्ति के लिए करते। हल्दीघाटी का युद्ध जिन भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पर हुआ, ये खबर आई कि मुग़ल सेना अजमेर तक आ गई है और अजमेर से मेवाड़ की ओर बढ़ रही है। प्रताप को जब जानकारी मिली तो उन्होंने अपने तमाम मनसबदारों को, जागीरदारों को इकट्ठा किया और हकीम खां सूरी जैसे व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया। जी, आज जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें होती है, हम सोचते हैं कि आज से इतने सालों पहले
4 से 5 शताब्दियों पहले महाराणा प्रताप ने सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए धर्म और संप्रदाय को राजनीति से अलग रखते हुए हकीम खां सूरी को अपना सेनापति बनाया। और भील समुदाय जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ की समृद्धि के लिए आगे लगा रहता था, प्रताप ने उस बात को भी महसूस किया और राणा पूंजा को अपने साथ लिया और एक व्यवस्थित तरीके से व्यूह रचना रचते हुए संघर्ष किया हल्दीघाटी के युद्ध में। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हल्दीघाटी में हुआ। हमारी जो बात हो रही है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध की, क्या देखते हैं, किस तरह की व्यू रचना आप इसमें देखते हैं? जैसा ऐतिहासिक साक्ष्यों में मौजूद है, ये एक ऐसी विशिष्ट व्यू रचना की आवश्यकता थी कि आप अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रु से आमने सामने युद्ध कर सके जी, और उसमें विजय हासिल हो। तो प्रताप इस बात को जानते थे और यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति से भी वो वाकिफ़ थे और उनको मालूम था कि प्रत्यक्ष मैदानी युद्ध में पूरी विजय नहीं मिले, तो उन्होंने ये रखा कि एक बार आमने सामने के युद्ध हो जाए और उस युद्ध में जितना पराक्रम मेवाड़ी सेना दिखा सके, स्वयं महाराणा प्रताप दिखा सके, उनके सेनापति हकीम खां सूरी और भील सेना दिखा सकें, वो तो किया ही। लेकिन उसके बाद जब ये देखा कि मुख्य सेना से इस तरह से हम नहीं लड़ पाएंगे, तो छापामार रण पद्धति के माध्यम से उस युद्ध को जारी रखा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुग़ल चौकियां जो यहाँ पर स्थापित हुई इस युद्ध में आंशिक विजय के बाद, उनको कभी भी चैन से नहीं सोने दिया महाराणा प्रताप ने और लगातार उन चौकियों को ध्वस्त किया। और यही कारण है कि अकबर कभी भी यहाँ पर स्थायी रूप से मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। ये घटना 1576 से लगाकर 1605 तक की मानी जा सकती है, जब अकबर की मृत्यु हुई और बादशाह जहांगीर गद्दी पर बैठे। लेकिन उसके पहले मेवाड़ में लगातार ये मुग़ल छावनियों पर हमले होना, उनको तितर बितर करना, उनको चैन की सांस न लेने देना, अपने जागीरदारों को बराबर एक्टिव करना, तो ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मेवाड़ महाराणा प्रताप के समय अपराजय रहा। रमेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रदेश के, जिस क्षेत्र के बच्चों को वहाँ के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं हो, कितना ही बौद्धिक प्रगति कर ले, वैज्ञानिक प्रगति कर ले, वो प्रगति अपने आप में अधूरी रहती है। क्योंकि राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रत्येक बच्चे में होना चाहिए और उसको तब होगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है। हम अभी चूँकि प्रसंग में प्रताप की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप ने कम संसाधनों के होते हुए भी अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रु के साथ जिस तरह से युद्ध किया, छापामार रण पद्धति के माध्यम से युद्ध किया, एक विशिष्ट व्यू रचना करके जो युद्ध किया है, उसकी जानकारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को प्रारंभिक तौर पर दी जानी चाहिए। निसंदेह दी जा रही होगी, लेकिन बहुत संक्षेप में, विस्तार से अगर उनको बताया जाए कि कैसे महाराणा प्रताप ने ये संघर्ष किया है, तो उनका एक सम्मान महाराणा प्रताप के प्रति, उनके घोड़े चेतक के प्रति, उनके सेनापति हकीम खां सूरी के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति बढ़ेगा। और यदि मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसा आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जी जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि चेतक कौन था या महाराणा प्रताप कौन थे। तो आज की अगर शिक्षा पद्धति के माध्यम से तो बता ही जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक में विशेष अध्याय सम्मिलित करते हुए, इन घटनाओं को समाहित करते हुए कि महाराणा प्रताप की जो त्याग और समर्पण और बलिदान की जो गौरव गाथा है, वो बच्चा बच्चा जान सके और कहीं न कहीं उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके और राष्ट्र के समक्ष जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का वो उस तरीके से सामना कर सके। और मैं तो इसको बहुत ही आशावादी नज़रों से देखता हूँ कि ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ हैं और महाराणा प्रताप जैसे, महाराणा कुंभा जैसे, सांगा जैसे, तो निसंदेह इस उद्देश्य में हम सफल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं,
72 के आसपास। आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक स्थितियाँ क्या रही होगी, परिस्थितियाँ क्या रही होगी, संसाधन मेवाड़ के पास कितने थे, इसको भी हम बराबर देख सकते हैं। चित्तौड़ को आधार बनाकर जिस तरह से सिसोदिया राजवंश ने शासन किया, उस चित्तौड़ को भी छोड़ना पड़ा। मांडलगढ़ और कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग को भी छोड़ना पड़ा और केवल उदयपुर को सेंट्रिक बनाकर यहाँ जिस तरह से संघर्ष किया, वो हमें मन और मस्तिष्क में रखना होगा। किसी भी पवित्र कार्य के लिए हमेशा विभिन्न नदियों का जल लाते हैं। संभव हो सकता है कि हमारी इस मिट्टी को उस पवित्र कार्य में शामिल किया जाए और जो युवा पीढ़ी आज इसके बारे में नहीं जानती है वो जाने, क्योंकि अभी तक हम सिंदूर का तिलक देखते हैं या कुमकुम का तिलक देखते हैं, लेकिन पूरा देश ही जब इस माटी का तिलक लगाए या इसको उस पवित्र कार्य में शामिल किया जाए, इसको आप इतिहास की नज़र से कैसे देख? निश्चित तौर पर ये जो मैं कहता हूँ, ये गौरव जो अतीत है हमारा, गौरवशाली अतीत, उसके प्रति स्वाभिमान की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। और आपने जिस मिट्टी की बात की कि जिस मिट्टी पर रणबांकुरों का खून बहा हो मातृभूमि की रक्षार्थ, और जहाँ पर एक के बाद एक ऐसे अप्रतिम और ऐतिहासिक उदाहरण रहे हों, वो मिट्टी तो अपने आप में पवित्र है। और जिस मातृभूमि पर हम रहते हैं, उसकी रज को, उसकी मिट्टी को, उसके भाल पर लगाना तिलक के तौर पर, और फिर स्वाभिमान के रूप में अपने आप पर इसको ये धारणा हमारे मन में आ जाए कि हम एक ऐसे प्रदेश के, ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं जिसने हमेशा मातृभूमि को बहुत सम्मान दिया, माँ के बराबर, जननी के बराबर समझा। ये जो हमारी मिट्टी है, ये हमें कृषि के तौर पर तो जीवन दायिनी है ही है, लेकिन साथ साथ हमें वो ऊर्जा भी संचारित करती है कि जिससे हमें लगता है कि हम कितने ही अभाव में रहे, लेकिन हम अपने चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। इस मिट्टी की महक ही थी, इस मिट्टी की ही विशेषता रही कि हम अभाव में भी उन संघर्षों में आगे बढ़े और विजयी रहे। तो ये प्रश्न तो बड़ा प्रासंगिक है जी, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मिट्टी का क्या महत्व है और इस मिट्टी को किस तरीके से हम, तो न केवल मिट्टी बल्कि यहाँ की जो नदियाँ हैं जी, वो भी पवित्र है, क्योंकि उन नदियों के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई है। उस नदियों के जल को पीकर ही हमारे जो अतीत के जो हमारे रणबांकुरे थे, हमारे सैनिक थे, हमारे सामंत थे, हमारे शासक थे, वो जीवित रहे और उस पवित्र पानी को स्वीकार करके, उस पवित्र मिट्टी को अपने भाल पर लगाकर शत्रु के साथ प्राण उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़े। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अगर सीता है। यहाँ के साहित्य में जो लिखा गया है कि किस तरीके से प्रताप ने, अकबर ने चाहे कितने ही पारस पत्थर इकट्ठे कर लिए हों, लेकिन प्रताप जैसा पत्थर वो अपने चोली में नहीं समा पाया और नहीं इकट्ठा कर पाया। मेवाड़ की बात हमारा स्पेशल सेगमेंट इन दिनों आप सभी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा मकसद है कि हम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई ऐतिहासिक स्टोरी को आप तक पहुंचाएं। इसी तरह से आपसे बात होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।